नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कृणाल धीरज। कोर्ट्स दिस वीक में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के खिलाफ याचिकाओं पर जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी, क्योंकि उनके पास सेवानिवृत्ति से पहले कुछ ही दिन बचे हैं। मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई खन्ना ने कहा कि वह मामले की विस्तृत सुनवाई नहीं करना चाहते हैं और इसलिए इसे जस्टिस गवई की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का सुझाव दिया। वकीलों ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि वह कुछ विवादित प्रावधानों को स्थगित रखेगी। कोर्ट ने भी कुछ अंतरिम निर्देश दिए थे, जिनमें वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाई नहीं करने और वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों की आवश्यकता शामिल थी। इस मामले में कई हस्तक्षेप आवेदन दायर किए गए हैं, जबकि कई अन्य पार्टियां और संगठनों ने इसका विरोध किया है, लेकिन 5 बीजेपी शासित राज्यों में कानून का समर्थन भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस आदेश को संशोधित किया है जिसमें बदलापुर फेक एनकाउंटर मामले में 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के लिए लक्ष्मी गौतम संयुक्त पुलिस आयुक्त मुंबई के अधीन एक विशेष जांच दल गठन करने का निर्देश दिया गया था। अब यह एसआईटी मुंबई के पुलिस महानिदेशक की देखरेख में काम करेगी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया था, जिसमें कहा गया था कि आरोपी व्यक्ति पुलिस हिरासत में था, उसकी मौत की जांच जरूरी है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने कहा है कि एसआईटी का गठन डीजीपी द्वारा किया जाएगा और डीजीपी द्वारा चुने गए अधिकारी जांच करेंगे। मामले की जांच में यह पाया गया कि 5 पुलिसकर्मियों ने आरोपी की मौत में अनुचित बल का इस्तेमाल किया था और उनकी मौत के लिए जिम्मेदार थे। पीड़ित परिवार ने न्यायालय में कहा था कि उन्हें न्याय पाने में देरी के कारण मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। उन्होंने यह भी बताया कि मामले के कारण उन्हें अपने गांव से हटा दिया गया था और उन्हें सड़कों पर रहना पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें उसने 2021 के विधानसभा चुनावों में सीपीआईएम विधायक ए राजा के चुनाव को रद्द कर दिया था। न्यायमूर्ति अशोका और न्यायमूर्ति एहसनुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने राजा की अपील को स्वीकार कर लिया और केरल उच्च न्यायालय के 23 मार्च 2023 के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय को रद्द किया जाता है और चुनाव याचिका खारिज की जाती है। अपीलकर्ता को पूरे अवधि के लिए विधानसभा के सदस्य के रूप में सभी परिणामी लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। केरल उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि राजा के दादा दादी केरल के निवासी नहीं थे। उन्होंने कभी भी अपने दस्तावेजों में इसका उल्लेख नहीं किया था। उच्च न्यायालय ने यह भी पाया था कि राजा के परिवार के सदस्यों के बपतिस्मा और विवाह के दस्तावेजों में कुछ बदलाव और ओवरराइटिंग थे जो संदेह पैदा करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि राजा को विधानसभा के सदस्य के रूप में सभी लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा।
महाराष्ट्र स्थानीय निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था दी। कोर्ट ने महाराष्ट्र लोकल बॉडी चुनाव 2022 के पुराने आरक्षण व्यवस्था के आधार पर उसे कराने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पुरानी व्यवस्था के तहत चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, अधिकारी स्थानीय निकाय के पदों पर बैठे हैं, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है। अगर मामला सालों तक चलता रहेगा तो चुनाव नहीं होंगे। फिलहाल कोर्ट ने 4 हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया। साथ ही राज्य चुनाव आयोग को 4 महीने में चुनाव पूरा करने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है, राज्य चुनाव आयोग को 4 सप्ताह के भीतर स्थानीय निकाय चुनावों की अधिसूचना देनी होगी। चुनाव प्रक्रिया को 4 महीने के भीतर पूरा करने का प्रयास करना होगा। चुनाव पिटीशन के परिणाम के अधीन होंगे जो बंथिया आयोग को चुनौती देते हैं और आदेश पार्टियों द्वारा उठाए गए विवादों को प्रभावित नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि चुने हुए निकायों की एक निर्धारित अवधि होती है, इसलिए ओबीसी समुदायों के समावेश या बहिष्कार के मुद्दों पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय होगा। ओबीसी आरक्षण के कार्यान्वयन पर विवाद के कारण चुनाव रुके हुए थे। कोर्ट ने कहा कि ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए संवैधानिक जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बाद में विचार किया जा सकता है, लेकिन तब तक चुनाव आयोजित किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लैट यूजी 2025 के प्रश्न पत्रों में कई गलतियों को इंगित किया और मेरिट सूची को संशोधित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के कंसोर्टियम को कुछ प्रश्नों के लिए अंक देने और अन्य प्रश्नों को हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने 6 प्रश्नों पर विचार किया और निम्नलिखित निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का मौलिक कर्तव्य केवल राज्य पर नहीं बल्कि नागरिकों पर भी है, इसलिए विकल्प C को भी सही उत्तर माना जाएगा। ये प्रश्न 56 से संबंधित था। प्रश्न 77, जिसमें कोर्ट ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर B है और कंसोर्टियम के तर्क को स्वीकार किया। प्रश्न 78, जहां कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा और कहा कि विकल्प C सही है। प्रश्न 85 और 88, कोर्ट ने कहा कि दोनों प्रश्नों में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए प्रश्न 88 को भी हटाया जाएगा। प्रश्न 115 और 16, कोर्ट ने कहा कि इन प्रश्नों के उत्तर के लिए विस्तृत गणितीय विश्लेषण की आवश्यकता है, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अपेक्षित नहीं है, इसलिए दोनों प्रश्नों को हटाया जाएगा। कोर्ट ने कंसोर्टियम के निर्देश उसे दिया कि वह संशोधित मेरिट सूची तैयार करे और छात्रों को उचित अंक दे। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह इस मामले में आगे की सुनवाई करेगी और आवश्यक निर्देश देगी। सुप्रीम कोर्ट ने सतलज यमुना लिंक या SYL नहर के निर्माण के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे विवाद में पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार ने कोर्ट के आदेश के बाद नहर के निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन को डी-नोटिफाई करना उच्च स्तरीय हस्तक्षेप है। न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा, यह कोर्ट के आदेश को हराने की कोशिश है। यह उच्च स्तरीय हस्तक्षेप का स्पष्ट मामला है। कोर्ट ने दोनों राज्यों को केंद्र के साथ मिलकर एक सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने के लिए सहयोग करने का निर्देश दिया है। अगर मुद्दा सौहार्दपूर्ण तरीके से हल नहीं होता है तो कोर्ट ने 13 अगस्त को मामले की सुनवाई करने का फैसला किया। SYL नहर विवाद 1996 से चल रहा है, जब हरियाणा ने पंजाब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
2002 में कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन पंजाब ने अभी तक नहर का निर्माण नहीं किया है। 2004 में पंजाब विधानसभा ने एक कानून पारित कर पानी के बंटवारे के समझौते को रद्द करने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। दिल्ली में 14 मार्च को हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर लगी आग के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की ओर से गठित 3 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में इन आरोपों को विश्वसनीय माना है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि सीजेआई खन्ना ने 4 मई को जस्टिस वर्मा को रिपोर्ट की एक कॉपी भेजी है और इसके साथ उन्हें स्वैच्छिक इस्तीफा देने का विकल्प भी दिया है। बताया जा रहा है कि सीजेआई ने इस रिपोर्ट पर 5 मई को सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने से पहले अपने सहयोगी न्यायाधीशों से अनौपचारिक चर्चा भी की। सीजेआई की तरफ से 22 मार्च को गठित इस जांच समिति में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक समिति ने इस मामले में कई महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए, जिनमें दिल्ली फायर सर्विस प्रमुख अतुल गर्ग, 3 अग्निशमन कर्मी, न्यायाधीश के सुरक्षा गार्ड, सीआरपीएफ जवान, दिल्ली पुलिस आयुक्त, डीसीपी और एडिशनल डीसीपी शामिल हैं। इस मामले के सामने आने के कुछ ही दिन बाद 20 मार्च को जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया था, जहां उन्होंने 5 अप्रैल को शपथ ग्रहण की थी। हालांकि जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को भेजे गए जवाब में अपने आवास से नकदी मिलने से इनकार किया था। यह रिपोर्ट 22 मार्च को सीजेआई को भेजी गई, जिसके बाद में सार्वजनिक भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के सह आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी देने का निर्णय 2 सप्ताह के भीतर ले। यह निर्देश सीबीआई मामले में चटर्जी की जमानत याचिका को 17 जुलाई तक के लिए स्थगित करते हुए दिया गया। चटर्जी की जमानत याचिका की सुनवाई 17 जुलाई को होगी। उनके सह आरोपी व्यक्तियों की जमानत याचिकाएं भी इसमें शामिल होगी। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी देने का निर्णय 2 सप्ताह के भीतर ले। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चटर्जी की जमानत याचिका पर विभाजित फैसला सुनाया था, जिसमें एक न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को जमानत देने का आदेश दिया था, जबकि दूसरे न्यायाधीश ने चटर्जी और 4 अन्य अधिकारियों को जमानत देने से इनकार किया था। पश्चिम बंगाल में नकदी के बदले नौकरी घोटाले में पार्थ चटर्जी और अन्य आरोपियों पर भ्रष्टाचार अधिनियम और मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। आरोपियों पर सरकारी पदों का दुरुपयोग कर रिश्वत मांगने और नौकरियां देने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में सेवा में रही महिला सेना अधिकारियों की रिहाई पर रोक लगा दी है, जब तक कि अगली सुनवाई नहीं हो जाती। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने यह आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि वर्तमान स्थिति में जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है, हमें सेना के मनोबल को बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, यह समय नहीं है कि हम इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट और अदालतों में घूमने दें। अभी उनके लिए बेहतर जगह है जहां वे अपना काम कर सकें। हम सब कुछ गुण दोष के आधार पर तय करेंगे।
लेकिन तब तक उनकी सेवाओं का उपयोग करें। इस मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल गीता शर्मा, एक महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी की रिहाई पर रोक लगाई गई है। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी गुरुस्वामी ने तर्क दिया कि उन्हें सेवा में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सेना की ओर से तर्क दिया कि लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा को स्थायी कमीशन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सेना रात दिन देश की रक्षा करती है। न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि सेना को अनुभवी अधिकारियों और युवा अधिकारियों दोनों की आवश्यकता है। और कोट्स दिस वीक में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।